अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है आप सबके। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। मेरा नाम है मोहम्मद शकीबुल हसन। वेलकम बैक टू द चैनल विद अ न्यू वीडियो। और ये वीडियो अब तक की सबसे मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो अब तक की कि एमबीबीएस के बारे में बताएं कि टर्की में हम किस तरह एमबीबीएस करने आ सकते हैं, मेडिसिन में आ सकते हैं। तो दोस्तों हो सकता है ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाए, बट आई गारंटी यू कि आज के दिन इस वीडियो में मैं एमबीबीएस से रिलेटेड, टर्की में एमबीबीएस से रिलेटेड सारे टॉपिक्स को कवर करूंगा। हर चीज के बारे में डिटेल्स दूंगा आपको, कोई चीज ऐसी नहीं होगी जो मिस होगी। आज इसमें हम योस के बारे में कवर करेंगे, किस तरह से हमने एडमिशन लेना है, क्या फीस स्ट्रक्चर हो सकता है, रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हो सकती हैं, परसेंटेज कितनी रिक्वायर्ड होती है, योस में जो रिक्वायर्ड परसेंटेज होती है एग्जाम देने के बाद बच्चों की वो कितनी हो सकती है, या स्कॉलरशिप पे जो बच्चा अप्लाई करना चाहता है उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स वगैरह है, तमाम चीजों को कवर करेंगे। इसके अलावा भी काफी सारे लोगों को, आपको मैंने इंस्टाग्राम पे कहा था कि मैं ये टॉपिक बनाने जा रहा हूँ, इस पे वीडियो, अगर आप लोगों के क्वेश्चन है तो बताना। तो बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चन किए थे, तो ऑलमोस्ट सारे कवर है इनमें, बट कुछ कुछ नहीं है जो कि मैं वीडियो के एंड में आपको एक्सप्लेन करूंगा उन क्वेश्चंस के आंसर भी। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले तो एमबीबीएस टर्की में भी 5 इयर्स का ही है, जैसे कि पाकिस्तान या इंडिया में है सेम, वैसे 5 साल है यहाँ पे भी वहां पे भी, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। अब टर्की में एमबीबीएस में किस तरह से आप एंटर हो सकते हैं, मतलब टर्की में एमबीबीएस में किस तरह से पढ़ने आ सकते हैं, मैं आपको टोटली एक गेटवेज बताऊंगा, ऐसे नहीं कि यूं। दो तरीके हैं आप किस तरह से आ सकते हैं, या तो आप स्कॉलरशिप पे आ सकते हैं या फिर आप आ सकते हैं प्राइवेट पे। तो सबसे पहले हम स्कॉलरशिप को डिस्कस कर लेते हैं कि एक बच्चा जो एमबीबीएस टर्की में आना चाहता है, स्कॉलरशिप पे आना चाहता है, तो वो उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स है और वो किस तरह से आ सकता है। टर्की में स्कॉलरशिप में आने के लिए टर्की बुर्सलारी स्कॉलरशिप है, जो आपको एमबीबीएस की स्कॉलरशिप भी देती है, डेंटिस्ट्री, फार्मेसी, मेडिकल रिलेटेड, इंजीनियरिंग जो प्रोग्राम्स भी चाहिए उन सब की स्कॉलरशिप देती है। स्कॉलरशिप की कंप्लीट डिटेल्स मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, एक पूरी प्लेलिस्ट बना चुका हूँ कि क्या रिक्वायरमेंट्स वगैरह हैं, क्या क्या प्रोसीजर है, किस तरह से रजिस्टर करना है, किस तरह से यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करनी है, अप्लाई करना है और सब कुछ। बट फिर भी मैं एक छोटा सा आपको रिव्यू दे देता हूँ कि एक एमबीबीएस से रिलेटेड बच्चे को इसमें अप्लाई करने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स चाहिए। पहली बात, आप इंग्लिश में भी अप्लाई कर सकते हैं एमबीबीएस में, आप टर्किश में भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, टर्किश लैंग्वेज मतलब मोड ऑफ लैंग्वेज स्टडी का आपका एमबीबीएस का क्या होगा ये तो मैं बता रहा हूँ। अगर आप टर्किश में आ रहे हैं तो आपको कोई भी टेस्ट वगैरह देने की कोई जरूरत नहीं है। योस एग्जाम दोनों केसेस में आप नहीं देंगे। स्कॉलरशिप में चाहे आप इंग्लिश में अप्लाई करें चाहे आप टर्किश में अप्लाई करें, योस का टेस्ट आपको नहीं देना स्कॉलरशिप में। आपको अगर इंग्लिश में अप्लाई करना है तब आपको सिर्फ टोफल देना पड़ेगा अपनी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी शो करने के लिए कि आपको वाकई ही इंग्लिश आती है। इसमें अब यह है टोफल के मार्क्स कितने हैं वो यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी वेरी करता है। जब आप यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करेंगे स्कॉलरशिप पोर्टल में तो पता चल जाएगा कि इसमें इतने मार्क्स चाहिए टोफल में, आपको वो ईजी है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। स्कॉलरशिप में अप्लाई करने के लिए जो सबसे पहली रिक्वायरमेंट है वो है कि आपके 90% होनी चाहिए 12th क्लास में, आपके एफएससी में, इंटरमीडिएट में एटलीस्ट 90% होनी चाहिए, तब ही आप अप्लाई कर सकते हैं, या 90 से अबव होनी चाहिए तभी आप एलिजिबल हैं स्कॉलरशिप में अप्लाई करने के लिए। हाँ, सिलेक्शन वगैरह आगे लक बेस पे होती है, बट ये बहुत अच्छी स्कॉलरशिप है। एमबीबीएस में आने के लिए आपका पूरा खर्चा, रहना पीना खाना, इवन आपका मंथली स्टाइपेंड भी, यूनिवर्सिटी फीस भी, सब कुछ आपको स्कॉलरशिप प्रोवाइड करेगी। सो दिस इज द बेस्ट वे कि अगर आप एमबीबीएस करने इस स्कॉलरशिप पे आ जाएं तो ये स्कॉलरशिप की डिटेल्स होगी। बाकी इसके कंप्लीट डिटेल्स अगर आप डीप में ज्यादा देखना चाहते हैं तो मैं इसमें ज्यादा इसको छेड़ना नहीं चाहता इस वीडियो में, क्योंकि मैं पहले बहुत इसको लंबा तरीके से एक्सप्लेन कर चुका हूँ प्लेलिस्ट में, आप उस प्लेलिस्ट को देख लें। अब हम आते हैं प्राइवेट की तरफ कि अगर एक बच्चा प्राइवेट में टर्की में एमबीबीएस में अप्लाई करना चाहता है, क्या फीस है, क्या प्रोसीजर वगैरह, आज हम इसको अब तकरीबन सारी डिटेल्स में इसको अब शेयर करता हूं आपसे मैं। अब प्राइवेट में जो बच्चा आता है मोस्टली वो कोशिश करता है कि इंग्लिश लैंग्वेज में ही आए, और वो आना भी इंग्लिश में ही चाहिए क्योंकि वो प्राइवेट पे आ रहा है, बट स्टिल टर्किश में भी आते हैं क्योंकि टर्किश काफी यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जिनका फीस स्ट्रक्चर काफी लो हो जाता है। अब पहले पहले तो आपने लैंग्वेज सिलेक्ट करनी है कि आपने टर्किश लैंग्वेज में आना है पढ़ने के लिए या इंग्लिश लैंग्वेज में आना है। टर्की में यहाँ पे दोनों यूनिवर्सिटीज अवेलेबल है, मतलब टर्किश लैंग्वेज में भी एमबीबीएस कराते हैं, इंग्लिश में भी एमबीबीएस कराते हैं। तो अब चाहे आप इंग्लिश में हैं चाहे आप टर्किश में हैं, प्राइवेट केस में आने के लिए आपको योस हर हालत में देना होगा। योस एग्जाम, योस का मतलब होता है यबानजी ओरेंजी सिनाब। यबानजी कहते हैं फॉरनर को, ओरेंजी कहते हैं स्टूडेंट को, सिनाब कहते हैं एग्जाम को। फॉरनर स्टूडेंट्स एग्जाम मतलब टर्की में कोई भी फॉरनर स्टूडेंट जो अप्लाई करना चाहता है किसी भी उसके लिए, कोई भी फील्ड के लिए, तो उसको ये एग्जाम देना पड़ता है जिसको योस का एग्जाम कहा जाता है। अब मैंने योस की बात किया तो आप लोगों के क्वेश्चन आ सकते हैं कि योस में किस तरह से अप्लाई किया जाए, योस का फीस स्ट्रक्चर क्या होता है, योस के अंदर रिक्वायरमेंट्स क्या क्या होती हैं, एटसेट्रा, क्या क्या कुछ योस में आ सकता है। तो यार ऐसा है, योस को मैं पहले कंप्लीट डिटेल्स में एक पूरी वीडियो बना चुका हूं जिसकी लिंक है यहाँ पे, आप उसको जाके देखो। इधर मैं छोटा सा एक आपको चीज बता देता हूँ, योस बेसिकली मैथ और ज्योमेट्री का टेस्ट होता है। चाहे आप मेडिकल के स्टूडेंट हैं, चाहे आपने बायो रखी हुई है, आपके लिए बायो नहीं आएगी एग्जाम में, आपके लिए भी मैथ आएगी। दिस इज द पॉइंट जिसकी वजह से काफी सारे बच्चे टर्की में नहीं आ सकते एमबीबीएस करने में, मतलब पीछे रह जाते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में
तो बिल्कुल आपको मैथ सिखाई ही नहीं जाती ना। मैट्रिक तक पढ़ते हो, एफएससी में आप मैथ नहीं पढ़ते, आप सिर्फ बायोलॉजी पढ़ते हो, तो थोड़ी सी डिफिकल्टी हो जाती है कि आपको मैथ दोबारा से याद करनी पड़ती है। ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड मैथ नहीं होती, इवन आप सेट की बेस पे भी अप्लाई कर सकते हो, सेट में स्टिल मैथ है। तो अब योस में क्या किस तरह से अप्लाई किया जाए, किस तरह से किया जाए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो कंप्लीट डिटेल्स द योस की वीडियो में मैंने दी है, आप उस वीडियो को देख लो। ओके जी, अब हम चलते हैं आगे। अगर आप आ रहे हैं टर्किश लैंग्वेज पे, ठीक है, तो टर्किश लैंग्वेज में आपको पहले साल अपनी टर्किश लैंग्वेज कोर्स करना पड़ेगा। आपको A1 से लेके C1 तक टर्किश लैंग्वेज कोर्स करना पड़ेगा, प्लस एकेडमिक टर्किश लैंग्वेज होगी साथ में। तकरीबन एक साल में ये सब कुछ आपको कवर कराते हैं, ये सब कुछ करना पड़ेगा। अगर आप आ रहे हैं इंग्लिश में, तब आपको टॉफल और आइल्स के मार्क्स अपने शो करने पड़ेंगे, यूनिवर्सिटी को देने पड़ेंगे कि आपको इंग्लिश आती है और ये मेरे मार्क्स वगैरह है। अकॉर्डिंग टू द यूनिवर्सिटी रिक्वायरमेंट, यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी वेरी करता है कि वो आइल्स लेते हैं या टॉफल लेते हैं, तो ये डिपेंड करता है। अब अगर आप टर्किश लैंग्वेज में आते हैं, बच्चे कहते हैं कि अगर हम एक साल में टर्किश लैंग्वेज नहीं कर पाते तो क्या होगा। यार देखो, काफ़ी सारे बच्चे डिले हो जाते हैं, मतलब कुछ कुछ अफ्रीकन कंट्रीज के बच्चे आए हुए होते हैं जो को बिल्कुल उनको कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है टर्किश लैंग्वेज। हमारे लिए पाकिस्तान इंडिया के लिए इतनी मुश्किल नहीं है टर्किश लैंग्वेज, बिल्कुल काफ़ी सारे वर्ड्स उर्दू से, अरेबिक से, इवन फारसी से मिलते जुलते आ जाते हैं, हमें ईजी हो जाती है। खैर, अगर आप लोग फिर भी नहीं कर पाते तो यही होगा यार कि आपको दोबारा कंप्लीट करनी पड़ेगी। आपको अपनी कोर्स जो अक्टूबर में आपका कोर्स स्टार्ट होना है, मतलब MBBS टर्किश लैंग्वेज में, उससे पहले आपको कंप्लीट करनी है, चाहे आप रिपीट करो जो करो। तो एक साल आपकी टर्किश लैंग्वेज आपने कंप्लीट करनी है, और नॉर्मली टर्किश लैंग्वेज सीखना कोई इतना मुश्किल नहीं है, एक साल में आप इजीली सीख जाते हो। अब इसके बाद हम आगे चलते हैं कि इंग्लिश वाले ने टोफल वगैरह दे दिया और वो उसका हो गया एडमिशन का। अब आगे चलते हैं। अब टर्किश लैंग्वेज में बच्चे ये कहते हैं कि शायद अगर टर्किश लैंग्वेज में है तो हमें सिर्फ टर्किश लैंग्वेज में पढ़ाएंगे, बुक्स वगैरह हमारी इंग्लिश में हो सकती हैं, एग्जाम्स वगैरह, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप इस बात को क्लियर कर लो, आपका टोटली 100% टर्किश चलेगी। मतलब जो मेडिकल टर्म्स वगैरह है ना, जो जैसे कुछ भी किसी डिजीज का नेम हो गया, सिर्फ वही टर्किश में इंग्लिश में हो सकता है, वरना वो भी मोस्टली चीज़ें इन्होंने टर्किश में राइट की हुई हैं। तो आपकी बुक्स भी टर्किश में होंगी, आपके एग्जाम्स भी टर्किश में होंगे, आपकी मोड ऑफ लैंग्वेज भी टर्किश में होगी, सब कुछ टोटली टर्किश में होगा। इसमें हम एंड में डिस्कस करते हैं कि टर्किश इजी है या मुश्किल है पढ़ना इंग्लिश में, वो एंड में हम डिस्कस करते हैं। अभी सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन आप लोग ले लें। अब इंग्लिश में फिर दो तरह की चीज़ें आ जाती हैं। एक इंग्लिश में आते हैं जो कि कहते हैं हम 30% है, और जो कहते हैं कि हम 100% इंग्लिश में पढ़ाएंगे। अब इस बात को क्लियर कर लो, जो 30% कह रहे हैं ना कि हम 30% इंग्लिश में पढ़ाएंगे, उसको आप टोटली टर्किश वाली साइड पे कर दो। वो 30% नाम का है, उसमें कुछ इंग्लिश खास नहीं आने वाली, वो आपको तकरीबन टर्किश में ही पढ़ाएंगे। तो उसको आप इंग्लिश में कंसीडर ही ना करो, आप उसको टर्किश में ही डालो कि उसका भी तकरीबन सब कुछ टर्किश में करना है। और 30% वाले के लिए भी आपको टर्किश लैंग्वेज कोर्स करना पड़ेगा। तो उस 30% जो इंग्लिश है ना, उसको तो आप सेम सिमिलरली टर्किश के साथ ही डाल दो। अब जो प्राइवेट पे बच्चा आएगा, उसको उसके एफएससी के मार्क्स इतने मैटर नहीं करते कि मतलब एफएससी या इंटरमीडिएट 12th क्लास में जो उसके मार्क्स आए हुए हैं वो इतना मैटर नहीं करते। उसकी रिक्वायरमेंट ये है कि आपको योस देना है। अब योस की रिक्वायरमेंट ये है कि आपके एटलीस्ट इंटरमीडिएट वगैरह में 60% हो, आप अप्लाई कर सकते हो योस के लिए, ठीक हो गया। अब आपके 60, 70, 80% है, जितने भी हैं तो हो गया, आपने योस में अप्लाई कर दिया, चाहे वो इंग्लिश है चाहे वो टर्किश है, वो हम क्लियर डिटेल्स कर चुके हैं कि क्या डिफरेंस है उनमें। अब इसका मेरिट बनता है यार योस का, और योस एग्जाम मैं आपको बता चुका हूं कि टोटली मैथ है, जिसकी वजह से आपको डिफिकल्टी होती है। अब आपको MBBS के लिए कितना मेरिट चाहिए, जो बच्चे यहाँ पे रहते हैं वो सब कुछ, मतलब मैंने काफी सारा सुना है कि कंसल्टेंट्स वगैरह कह रहे हैं कि आप अगर योस में 70% ले आओ तो आपका हो सकता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, इस बात को आप क्लियर करो। योस में यहाँ पे भी बच्चे ऐसे ही हैं। असल में अब इस बात को मैं आपको जरा एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि क्यों इधर मेरिट हाई है, टर्की में भी मेरिट हाई है। उसकी वजह है कि यहाँ पे जो सीरियंस आ चुके हैं, यहाँ पे इराक से बंदे आए हुए हैं, यहाँ पे अफगानिस्तान से काफी सारे बंदे आके रह रहे हैं। उन बंदों को टर्की ने अपना नेशनलिस्ट तो कंसीडर नहीं किया कि मतलब ये हमारे नेशनल है या ये हमारे अपने, उनको PR वगैरह तो नहीं दिया हुआ। अब वो बंदे जो है उनके बच्चे भी यहीं पे पैदा हुए हैं, वो शुरू से यहीं पे इवन नर्सरी क्लास से टर्किश लैंग्वेज में पढ़ रहे हैं। अब वो इस लेवल तक आके अप्लाई करने जा रहे हैं MBBS में, बट कौन सी सीट पे, फॉरेन की सीट पे। हर यूनिवर्सिटी में फॉरेन स्टूडेंट की सीट लिमिटेड होती है, अलहदा होती है, यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी वेरी करता है। आप टर्किश जो बच्चे हैं ना, उनकी सीट पे अप्लाई नहीं करते, हाँ इकट्ठे एक ही क्लास में बैठ के पढ़ोगे, बट आपकी सीट से अलहदा है। इसी वजह से आप योस दे रहे हो, जो कि है यबांजी ओरेंजी सिनाब। यबांजी मतलब फॉरेन एंट्री टेस्ट एग्जाम, मतलब फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए। तो इस बात को आप क्लियर करो। अब योस का मेरिट जो मुझे नॉर्मली पता है, जो बच्चे हमारे दोस्त वगैरह यहाँ पे हैं जिन्होंने किया हुआ है इमाम हातिब वगैरह से, एटलीस्ट 90% अबव आपको योस के एग्जाम में चाहिए अगर आप अपना मेरिट सिक्योर करना चाहते हो। सेम पाकिस्तान वाला हाल है यहाँ पे भी। अब इसमें जो बेनिफिट, अगर हम एक पॉइंट ऑफ व्यू से बेनिफिट देखा जाए तो एक ये आ सकता है कि कुछ यूनिवर्सिटीज टर्की में ऐसी भी है ना, एक अच्छी यूनिवर्सिटीज जो टॉप में है, उनमें तो यकीनन मेरिट 90% पे हाई पे ही रहना है और उनमें कॉम्प्लिकेटेड बहुत मुश्किल होना है एडमिशन लेने में।
कुछ बैकग्राउंड यूनिवर्सिटीज पीछे जाके ऐसी भी हैं जो कि फॉरेनर्स को यकीनन उसमें अप्लाई करने की इजाजत देती है और उनमें मेरिट लो हो जाता है, लेकिन बच्चे जाना उधर काफी पसंद नहीं करते, क्योंकि अगर बंदा दूसरी कंट्री आ रहा है तो यकीनन यार एक अच्छी यूनिवर्सिटी जाए ना, कि एक अच्छा म्यार मिले, अच्छी लैंग्वेज मिले, अच्छा मतलब पूरा सब कुछ उसको एजुकेशन एक अच्छी जगह मिले, माहौल अच्छा हो, इन्वायरमेंट का डिपेंड करता है, तो ये सब कुछ देखा जाता है। इस वजह से तो फिर बच्चे, इस वजह से योस का मेरिट हाई है। मैं आपको बता रहा हूँ योस का मेरिट एटलीस्ट तकरीबन 90% तक अबव है। आपको लेना पड़ेगा योस के एग्जाम में मार्क्स, तभी आप अपना मेरिट सिक्योर कर सकते हो। अब हम बात करते हैं कि फीस स्ट्रक्चर के बारे में। काफी सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार फीस स्ट्रक्चर कितना है, कितना कितना कितना। तो यार प्राइवेट की तो वैसे फीस स्ट्रक्चर हाई होता ही है, बच्चे और दोस्त को। हम गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज के बारे में बात करते हैं। गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज में भी इनका टर्की में बिल्कुल हमारी तरह पाकिस्तान या की तरह नहीं है, मतलब पाकिस्तान में क्योंकि गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी की फीस एक मुकर्रर होती है कि मतलब तकरीबन इतनी ही लेंगे या थोड़ी सी ऊपर नीचे होती है, ज्यादा फर्क नहीं होता। बट टर्की में यूनिवर्सिटीज खुद मुख्तार है इस चीज के बारे में कि वो अपनी किसी भी फील्ड के लिए फीस कितना रखना चाहती हैं। तो ऐसा है कि इवन ऐसी भी यूनिवर्सिटीज हैं जिनमें फीस तकरीबन 80,000 रुपए पाकिस्तानी, मैं पाकिस्तानी करेंसी में बात करूंगा ताकि आपको इजीली समझ आए। एमबीबीएस की ईयरली फीस 80,000 है पाकिस्तानी, और ऐसी भी हैं जिनमें 6 लाख है। बोथ ऑफ देम आर गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज, दोनों अच्छी यूनिवर्सिटीज हैं। तो ये यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी वेरी करता है। अब फीस स्ट्रक्चर में अगर हम बात करें तो मैं काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ की आपको एग्जांपल दे देता हूँ कि टर्किश लैंग्वेज में, और अच्छा एक यूनिवर्सिटी ऐसी है, मतलब यूनिवर्सिटीज़ कुछ ऐसी हैं जो कि इंग्लिश में भी कराती हैं, टर्किश में भी कराती हैं। तो इस सीन में जो टर्किश में कराती हैं उनका फीस स्ट्रक्चर ज़रा लो होता है, और जो इंग्लिश में कराती हैं उनका ज़रा हाई होता है। तो अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। उलूदा यूनिवर्सिटी है, उलूदा यूनिवर्सिटी में तकरीबन 3.5 लाख रुपए फीस है टर्किश लैंग्वेज में, अगर आप एमबीबीएस करने आ रहे हैं। सिमिलरली उलूदा में 30% इंग्लिश वाला भी है, उसकी भी फीस 3.5 लाख के तकरीबन लगभग ही है, तकरीबन 3.5 लाख के आसपास ही है। अगर हम एचजीएस यूनिवर्सिटी की बात करें, जिस यूनिवर्सिटी में मैं पढ़ रहा हूँ, जिसकी अगर मेडिकल के बारे में बात करें तो बहुत ज़्यादा अच्छा मेडिकल एचजीएस का है, बहुत ज़्यादा हाई क्वालिफाइड टीचर्स वगैरह यहाँ पे हैं। एचजीएस यूनिवर्सिटी की फीस एमबीबीएस की है, और एचजीएस में सिर्फ टर्किश लैंग्वेज में ही है। जिस यूनिवर्सिटी में मैं अभी पढ़ रहा हूँ एचजीएस यूनिवर्सिटी में, इसका फीस स्ट्रक्चर तकरीबन आपको पाकिस्तानी 3.5 लाख रुपए देने पड़ते हैं ईयरली यहाँ पे एमबीबीएस करने के लिए, वो भी टर्किश लैंग्वेज में। इसके अलावा गाजियाबाद यूनिवर्सिटी है जो कि इंग्लिश में एमबीबीएस कराती है, उसकी तकरीबन फीस उसकी भी तकरीबन 3.5 लाख के आसपास ही है। ये बेसिकली टर्किश लिरा में उनकी फीस वगैरह लिखी होती है, मैं उसको कन्वर्ट करके आपको बता रहा हूँ ताकि आपको इजीली समझ आ जाए, आपको आइडिया हो जाए कि फीस स्ट्रक्चर कितना है। गाजियाबाद की भी तकरीबन 3.5 लाख के आसपास है। अंकारा यूनिवर्सिटी जो टर्की में, वो भी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है। अब उसकी प्राइवेट की फीस अब देख लें, मतलब अब उसमें जो अप्लाई करना है उसका फीस स्ट्रक्चर देख लें, वो भी एक गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी है। उसमें अगर आप टर्किश लैंग्वेज में पढ़ने आते हो तो 6.5 लाख है, अगर इंग्लिश में पढ़ने आते हो तो तकरीबन 9.5 लाख रुपए है, पाकिस्तानी करेंसी में बात कर रहा हूँ। तो अब देख सकते हो कि मतलब ऐसी भी यूनिवर्सिटीज हैं जो कि 3.5 लाख में भी अप्लाई कर सकते हो आप वहाँ पे, ऐसी भी हैं जो 9.5 लाख ले रही हैं। तो ये मोड ऑफ लैंग्वेज पे भी डिपेंड करता है, टर्किश है या इंग्लिश है। इंग्लिश में ऑफ कोर्स थोड़ा सा ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है फॉरेनर्स के लिए, और टर्किश ज़रा लो होता है। तो ये मैंने आपको ज़रा फीस स्ट्रक्चर कुछ यूनिवर्सिटीज़ के बारे में बताया। सो दोस्तों ये थी एमबीबीएस की एक कंप्लीट डिटेल्ड वीडियो। आई होप, मेरे ख्याल से मैंने तकरीबन सारे जो डिटेल्स देनी थी हर पहलू को कवर किया है। अब हम चलते हैं आप लोगों के क्वेश्चंस की तरफ, जो कि थोड़े से ज़रा डिफरेंट है इन चीज़ों से, और आप लोग बेसिक ज़रूरत जानना चाहते हो और वो ज़रूरी भी है क्वेश्चन। उनमें सबसे पहले ये आ जाता है कि जो मैंने एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि यो स्कॉलरशिप वाले बच्चे को नहीं देना, यो सिर्फ प्राइवेट स्टूडेंट को ही देना है। ये मैं बात क्लियर कर रहा हूँ दोबारा भी। अब बच्चे के क्वेश्चन है कि परसेंटेज क्या होती है, मैं इस चीज़ को एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि परसेंटेज आपकी एफएससी में, मतलब अगर आप स्कॉलरशिप पे आ रहे हो तो मैं बता चुका हूँ 90% अबव होनी चाहिए। प्राइवेट में आ रहे हो तो 60% अबव हो आपको योस देने के लिए, फिर योस का मेरिट आपको 90% अबव बनाना है, तब आपका एडमिशन होगा। ये इस तरह से। अब बच्चों का क्वेश्चन है कि एमबीबीएस इन टर्की इजी है या मुश्किल है टर्किश लैंग्वेज में। तो यार देखो, आपके पास अगर ऑप्शन होना कि आप इंग्लिश में कर सकते हो तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप 100% इंग्लिश ही करो। टर्किश में डिफिकल्टी हो सकती है आपको, क्योंकि एक साल में, मैं खुद अभी एक साल में टर्किश लैंग्वेज सीख के मैं अपना स्टडी कर रहा हूँ, और मुझे पता है कि इतना इजी नहीं होता। स्टार्टिंग में मेरा पहला सेमेस्टर काफ़ी हार्ड गुजरा मेरे लिए, मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ी है बिकॉज ऑफ बीइंग द सब्जेक्ट इन टर्किश लैंग्वेज, सिर्फ इस वजह से। तो ये बेहतर है कि इंग्लिश में हो जाए। हाँ, अगर नहीं हो पा रहा कहीं भी इंग्लिश में, इवन किसी और कंट्री में भी अगर आप ट्राई कर लो इंग्लिश में हो जाए तो बेटर है। हाँ, अगर कहीं पे नहीं हो पा रहा तो फिर आ जाए आप टर्किश में कर लें, इट्स ओके। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के बारे में पूछा गया कि एमबीबीएस की क्वालिटी ऑफ एजुकेशन क्या है। यार ये डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी पे। अब टर्की में सबसे टॉप पे जो एमबीबीएस यूनिवर्सिटी है वो है हाजी तिब यूनिवर्सिटी है। उसके बाद इस्तांबुल में जिरा पाशा यूनिवर्सिटी है।
RGS यूनिवर्सिटी है हमारी वाली, ये मेडिसिन में ये टॉप यूनिवर्सिटीज है। इसके अलावा कुछ और भी हैं, आप ऑनलाइन इंटरनेट वगैरह पे सर्च करें तो आपको इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। अगर आप लोग इन यूनिवर्सिटीज में से करते हो तो यार मैं तो कहता हूँ कि किंग एडवर्ड से भी ज़्यादा आ गई है रैंकिंग में ये यूनिवर्सिटीज MBBS में, मेडिसिन में। तो ये डिपेंड करता है कि आप यूनिवर्सिटी कौन सी करते हो। अगर आप किसी टर्किश में आना चाहते हो कम लो बजट यूनिवर्सिटी में 1.5 लाख में किसी में, और वो यूनिवर्सिटी बहुत पीछे किसी ऐसी सिटी में कोई जानता भी नहीं है, तो यकीनन वहाँ पे क्वालिटी ऑफ एजुकेशन भी थोड़ा सा डिस्टर्ब होगा, उतना अच्छा नहीं होगा और उस स्टैंडर्ड का नहीं होगा एक फॉरेनर स्टूडेंट के लिए जैसा आप सोच के आ रहे होगे। ये यूनिवर्सिटी पे डिपेंड करता है। आप यूनिवर्सिटी की रैंकिंग वगैरह चेक करिए करें कि मतलब आप जिस यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हैं तो उसकी रैंकिंग वगैरह क्या है, किस तरह से है। अब हम यूनिवर्सिटीज में अप्लाई किस तरह से करें, स्कॉलरशिप का तो मैंने बता दिया। प्राइवेट में आपने किसी भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है तो हर यूनिवर्सिटी की अपनी वेबसाइट पे एडमिशन प्रोसीजर की तकरीबन कंप्लीट गाइडलाइंस हैं। जो अच्छी यूनिवर्सिटीज हैं ना, जैसे हाजीतेब हो गई, RGS हो गई और जिला पाशा वगैरह, और इस तरह की जो है जो अच्छी यूनिवर्सिटीज हैं उनकी वेबसाइट पे तो कंप्लीट डिटेल्स लिखी हुई हैं, आप इजीली जाके देख सकते हैं। इंग्लिश में ही है उनकी वेबसाइट, आप देख के किस तरह से अप्लाई करना है, क्या प्रोसीजर है, क्या रिक्वायरमेंट्स है, क्या क्या चीजें ये लोग चाहते हैं, आपको पता चल जाएगा इजीली, कोई मुश्किल नहीं है। उसमें आपने बिल्कुल अप्लाई करना है, सारी रिक्वायरमेंट्स देनी है और अपने योस के मार्क्स की परसेंटेज बतानी है, जो कि एटलीस्ट मैंने आपको बताया कि 90% होनी चाहिए, तभी आपके चांसेस हैं कि आपका हो सकता है। मतलब एक सीट सिक्योर करने के लिए 90 चाहिए, नीचे भी हो सकता है किसी यूनिवर्सिटी में। सिक्योर करने के लिए आपको 90% अबव चाहिए। तो इस तरह से आप इसमें अप्लाई करते हो। अगर हम प्रेफरेंस के हवाले से बात करें, क्वेश्चन क्या गया कि अगर हमारा पाकिस्तान में भी हो जाता है और टर्की में भी हो जाता है तो हम कौन सी चीज को, कौन सी यूनिवर्सिटी को प्रेफरेंस दें, कौन सी यूनिवर्सिटी में MBBS को प्रेफरेंस दें। तो यार देखो ऐसा है कि अब अगर आपका पाकिस्तान में भी मेरिट पे हो जाता है और आपको टर्की में भी स्कॉलरशिप मिल चुकी है, तो अब यूनिवर्सिटी को कंपेयर करो कि पाकिस्तान में जो यूनिवर्सिटी में है उसकी रैंकिंग क्या है, और अगर आपका इधर टर्की में अगर आपका RGS यूनिवर्सिटी में हुआ है या हाजीतेब में हुआ है तो आप 100% इनको प्रेफर करो। ये वर्ल्ड वाइड तकरीबन टॉप 1000 में आ रही हैं, टॉप 500 यूनिवर्सिटीज में आ रही हैं, तो इनको आप डेफिनेटली इनको प्रेफर करो। आप यूनिवर्सिटी की रैंकिंग देखो, आप प्राइवेट में अप्लाई कर रहे हो, आप प्राइवेट में एक यूनिवर्सिटी में आपने पाकिस्तान में अप्लाई किया हुआ, एक प्राइवेट में आपने इधर अप्लाई किया, इवन इधर मतलब आपने चाहे गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में भी अप्लाई किया प्राइवेटली तौर पे, तो आप दोनों यूनिवर्सिटीज की रैंकिंग कंपेयर करो। और मोड ऑफ लैंग्वेज को भी लाजमी देखना चाहिए। मोड ऑफ लैंग्वेज इंग्लिश हो तो बेटर है, टर्किश में ज़रा डिफिकल्टी हो सकती है लेकिन कवर कर जाता है बच्चा, कर रहे भी है। नूर हमारे साथ यहाँ पे है, वो कवर कर रही है, स्टडी कर रही है, उसने भी 1 साल में ही पढ़ा है टर्किश लैंग्वेज, 1 साल में ही कोर्स किया। सो ये डिपेंड करता है कि बच्चा क्या चाहता है, प्रेफरेंस के लिहाज से ये आप पे भी डिपेंड करता है। बाकी मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि चीज़ें क्या हैं। तो यार क्वेश्चन क्या गया है कि क्या हम एट द सेम टाइम MBBS के अलावा किसी और फील्ड के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, जैसे डेंटिस्ट्री हो गई या फार्मेसी हो गई, मतलब एट द सेम टाइम हम एक से ज़्यादा फील्ड्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं या नहीं। तो यार देखो मैंने आपको बताया स्कॉलरशिप में आप 13 प्रेफरेंसेस दे सकते हो। आप उन 13 प्रेफरेंसेस में 13 डिफरेंट यूनिवर्सिटीज और डिफरेंट फील्ड सिलेक्ट कर सकते हो। उनमें से कोई आपके लिए स्कॉलरशिप सिलेक्ट करेगी अगर आपकी सिलेक्शन हो जाती है। प्राइवेट में तो आप प्राइवेट कोर्स में अप्लाई कर रहे हो, आप जितनी बार फील्ड में अप्लाई करना चाहो कर सकते हो। आप एक दफा डेंटिस्ट्री में अप्लाई करो, एक दूसरी यूनिवर्सिटी में उसमें अप्लाई कर दो, या एक ही यूनिवर्सिटी में 2 डिफरेंट फील्ड में भी अप्लाई कर दो। तो इस तरह से आई थिंक हो सकता है। अब क्वेश्चन क्या है कि क्या ये यूनिवर्सिटीज HEC वगैरह से रिकॉग्नाइज्ड हैं या नहीं है। यार देखो जो टॉप की यूनिवर्सिटीज हैं, जो अब जैसे RGS हो गई, जैसे हाजीतेब हो गई, या जैसे और अच्छी एगेज यूनिवर्सिटी वगैरह, उलूदा यूनिवर्सिटी वगैरह जो कि टॉप में आ रही हैं, अच्छी यूनिवर्सिटीज हैं, वो तो 100% रिकॉग्नाइज्ड है। बट मैंने आपको कहा है कि कुछ बैकवर्ड एरियाज में भी यूनिवर्सिटीज हैं जहाँ पे बच्चे जाते हैं, वो रिकॉग्नाइज नहीं होती। और उसमें ये नहीं है कि फिर आपकी डिग्री बिल्कुल खत्म हो गई, आप बिल्कुल नहीं कर सकते, नहीं। आपने वहां से डिग्री लिया, आपको जाके एम्बेसी से बात करनी पड़ती है, HEC से कुछ प्रोसीजर वगैरह करना पड़ता है और आपकी डिग्री रिकॉग्नाइज हो जाती है अगर वो यूनिवर्सिटी इनके स्टैंडर्ड के मुताबिक होती है तो इस तरह से होता है। और आप यहाँ पे जाके वापस आपने जैसे ही पाकिस्तान में एंटर होने आपने वो टेस्ट देना है प्रैक्टिस करने के लिए, जो होता है कौन सा PMC बन चुके हैं अब तो, PMDC पहले था, PMC का टेस्ट देना पड़ता है। तो वो टेस्ट की बेस पे आप उसके बाद आप क्लिनिक वगैरह खोल सकते हो अपनी, सब कुछ इस तरह से। हाँ अब ये है कि अब काफ़ी अब ये क्वेश्चन किया गया कि क्या हम टर्की में पढ़ने के बाद हम यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो यार आप टर्की में नहीं कर सकते। आप जब भी आप कंप्लीट कर लोगे अपनी डिग्री, आपको वापस अपनी कंट्री ही जाना है। हाँ कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल्स में आप वहाँ पे जॉब वगैरह कर सकते हो अगर वो आपको अलाउ करते हैं। ओके जी, तो फाइनली यार ये थे तकरीबन सारे क्वेश्चंस और कंप्लीट डिटेल्स रिलेटेड टू MBBS इन टर्की। मैंने तकरीबन कोशिश किया है कि यार मैं तकरीबन सारे पहलू को कवर करूं। काफ़ी दिनों से मैं स्क्रिप्ट लिख रहा था और एक्सप्लेन करना चाह रहा था ताकि कोई एक पॉइंट ऐसा ना हो जो मिस हो जाए। आई होप कोई मिस नहीं हुआ होगा, बट स्टिल अगर कोई मिस हो गया जो आपको अभी भी ध्यान में क्वेश्चन आ रहा है तो आप ज़रूर कमेंट्स में पूछें, मैं ज़रूर आपको रिप्लाई करूंगा कमेंट्स में। इसके अलावा यार मैं खुद यहाँ पे टर्की में स्टूडेंट हूँ, यहाँ पे स्टडी कर रहा हूँ, मैं साथ में व्लॉगिंग करता रहता हूँ, आपको टर्की के बारे में दिखाता
रहता हूँ, इन्वायरमेंट दिखाता रहता हूँ, इन्फॉर्मेशन देता रहता हूँ और कोशिश करता हूँ कि यार आपको तकरीबन हर चीज़ की इन्फॉर्मेशन भी मिले, व्लॉगिंग भी साथ में होती रहे और आपको हर चीज़ की इन्फॉर्मेशन भी मिले। आई होप आप लोगों को वीडियोस अच्छी लगती होंगी यार। इस वीडियो को अब यहाँ पे एंड करते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो डू लाइक द वीडियो, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से शेयर करें जो जो एमबीबीएस के बारे में ट्रेकी में कंफ्यूज है, ताकि उनका भी फायदा हो। इसी के साथ ही यार मैं इजाजत देता हूँ। इसी तरह आप लोग भी हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और देखते रहे स्टूडेंट लेसन। टाटा बाय बाय।